पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कोर्ट अद्दू पावर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट का थोड़ा तफसीली जायजा लेंगे। I am the Superman! अब हमारा सुपर हीरो माशरे को सुधारने के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले हमने पीओएल का एक एनुअल रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा तफसीली जायजा लिया था, जिसमें हमने पूरी चेयरमैन रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ी भी थी और फिर बताया था वो क्या है। ये उस तरह की तफसील नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपको बताएंगे। वीडियो ये भी थोड़ी लंबी होगी। उसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है वो है आपकी इनकी फाइनेंशियल्स का एनालिसिस। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सीखने की नीयत रखते हैं, ज़्यादा तफसील से देखना चाहते हैं तो देख लें, वरना इस वीडियो को आप स्किप कर दें। तो जनाब, इनकी अभी रिसेंटली एनुअल रिपोर्ट आई है और उसमें हम एक चीज़ सबको पता ही होगा, जब स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो उस टाइम पे कंपनी अपनी सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाती है और कोई डिविडेंड वगैरह बोनस देना हो तो देती है। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी एनुअल रिपोर्ट आती है, क्योंकि उस पर थोड़ा टाइम लगता है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फाइनल करते हैं तो उसको थोड़ा सा शेप अप किया जाता है। कई दफ़ा कंपनियां पहले से करके रखा होता है उन्होंने, लेकिन वो जब अपनी उनकी एजीएम होती है जिसमें अकाउंट्स शेयर होल्डर से अप्रूव कराने होते हैं, तो लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि उस एजीएम से 21 दिन पहले अकाउंट्स पब्लिश होने चाहिए। तो उस हिसाब से फिर कंपनियां, कभी कभार एजीएम लेट होती है उनकी, तो उससे 21 दिन पहले वो इसको इशू करती हैं स्टॉक मार्केट की साइट पे। तो हम सीधा बढ़ते हैं जी डायरेक्टर्स रिपोर्ट की तरफ। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि जब इनका वो एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ 2022 में, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी प्लांट है जो बिजली बनाता है उसको इन्होंने प्रिजर्वेशन मोड में रखा, ताकि वो इस्तेमाल भी ना हो और ऑपरेशनल भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी कि वो उसको मतलब उसकी वर्किंग कंडीशन में रहे, ताकि जब भी जरूरत पड़े उसको फ़ौरन ऑन कर सकें। फिर 23 जनवरी को आपको याद होगा एक पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो गया था, तो वहाँ पे हुकूमत ने इनको कहा था और इन्होंने जो है इमरजेंसी में कुछ बिजली वहाँ से प्रोड्यूस करके दी। लेकिन फिर भी हुकूमत को शर्म नहीं आई कि इनका जल्द से जल्द जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रिन्यू कर देते। तो इस साल इनसे ज़ाहिरी बात है बिजली नहीं ली गई को ख़ास, लेकिन और इनका ग्रॉस लॉस हुआ है। और लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपकी बहुत सारी ऐसी कॉस्ट हैं, वो तो जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट है या कुछ और एक्सपेंसेस हैं मेंटेनेंस के लिए जो होंगे, वो तो फिर भी इनको मशीन के इनकर करने पड़ रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि एक्सपायर तो हो गया है एग्रीमेंट, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने किसी स्टाफ को निकाला नहीं है, ताकि अगर जो है टैरिफ अप्रूवल इनको जब मिल जाएगा नेपरा से, जिसकी इनको काफ़ी उम्मीदें हैं, तो वहाँ पे फिर जाहिर बात है फिर नई स्टाफिंग को तो नहीं उस एकदम हायर किया जा सकता। और ये है कि अगर जो इनके पास ढेर सारा पैसा पड़ा है जो ये शेयर होल्डर्स को नहीं बांटते, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि ये एक साल से कह रहे हैं कि उससे कुछ हम डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसमें इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि वो क्या डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। और आगे बता रहे हैं कि ग्रॉस लॉस होने के बावजूद भी प्रॉफिट हुआ है इनका, लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो जाहिर बात है वो इंटरेस्ट इनकम की वजह से हुआ है। और सुपर टैक्स की वजह से इन पे जो टोटल टैक्स लगा है वो 42% का है इस साल। तौबा यार, वैसे कंपनियों पे इतना टैक्स होता है। उसके बाद फिर डिविडेंड पे भी टैक्स, माशाल्लाह। तो अर्निंग पर शेयर है 4.5, क्योंकि वो खास इनकम ही नहीं हो रही, ये भी वो इंटरेस्ट की वजह से है। और पिछले साल थी 11.24। जो रिसीवेबल्स हैं इनके, वो हैं तकरीबन 27 मिलियन के, और पिछले साल थे 62 मिलियन के। ये इतने कम इसलिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने सारे पैसे दे दिए हैं। पुराने पैसे तो उनको हुकूमत ने कुछ ना कुछ दिए ही हैं, तो कम हुए हैं। लेकिन क्योंकि नया इन्होंने कोई बिजली प्रोड्यूस ही नहीं की, तो नया रिसीवेबल बना नहीं, वरना ये पाइल अप होकर उतना ही होता तकरीबन जितना पिछले साल था। और ये जो कंपनी के खर्चे हैं वो मीट करने के लिए इन्होंने शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस भी लिए हैं। ये अजीब बात है, आप शॉर्ट टर्म लोन लेने की क्या जरूरत है, जो आपके पास इतना पैसा पड़ा है उसी में से आप खर्चे पूरे करो। लेकिन बाहर हो सकता है इन्होंने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए की हो, और लोन इन्होंने शॉर्ट टर्म यही लिए कि जैसे ही वो आपका काम धंधा शुरू हो तो लोन अदा कर दें। पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन हमारे ख्याल में लोन लेने की बजाय उसी इन्वेस्टमेंट में से यूटिलाइजेशन हो सकती थी।
अब ये इंपॉर्टेंट है जी, बिजनेस कंटिन्यूटी के हवाले से टैरिफ का अपडेट। तो ये 25 साल का एग्रीमेंट जो है 21 में एक्सपायर होना था, लेकिन फिर कुछ सेटलमेंट हुई और वो उसको जो है ना एक्सटेंशन मिली 485 दिनों की। तो अक्टूबर 24 2022 में असल में इनका एक्सपायर हुआ और जो है 3 साल के लिए ये एक्सटेंड हुआ है। लेकिन यहाँ पे लगता है दो मुख्तलिफ एग्रीमेंट हैं। एक है जी आपका जो है जनरेशन लाइसेंस है और एक पीपीए, वो अलग हैं दोनों प्रॉब्ली। तो ये है कि जो जनरेशन लाइसेंस है वो इनका सितंबर 2024 तक है और पीपीए अभी तक इनका जो है वो नया नहीं बना। इसका मतलब ये है कि अगर आज इनका वो टैरिफ अप्रूवल हो भी जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो अभी वो सिर्फ 1 साल के लिए होगा। अभी इंटरिम टैरिफ की तो बात कर ही रहे हैं, हो सकता है इनका टैरिफ अप्रूव हो ही ना और वही इंटरिम टैरिफ 1 साल के लिए चलता रहे। तो असल में पॉइंट ये है कि 2024 में क्या होगा। और ये इसमें साइलेंट है। वैसे आगे इन्होंने ये लिखा है कि जो कैप्को का जो पावर प्लांट है वो ओवरऑल पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए जो है क्रिटिकल है। और जो हुकूमत ने जो प्लान एक बनाया हुआ है, एनटीडीसी ने जो प्लान बनाया हुआ है कैपेसिटी एक्सपेंशन का, उसका ये उस प्लान में उन्होंने कैप्को को 2026 तक शामिल किया हुआ है। इससे भी ये समझ आती है कि अगर इनकी एक्सटेंशन हो भी जाती है तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 2026 तक होगी, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे। और अब जो इनका प्रोविंशियल टैरिफ अप्रूव हो रहा है वो टेक एंड पे बेसिस पे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर वो टैरिफ अप्रूव हो भी जाता है, फिर भी अगर सर्दियों में फॉर एग्जांपल हुकूमत को ज़्यादा बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो इनसे बिजली सर्दियों में नहीं लेते, तो इनका फिर सर्दियों में कोई इनकी इनकम नहीं होगी। टेक एंड पे वैसे तो ना बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कैप्को को उन्होंने कोई कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं देनी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। और जब टैरिफ अप्रूव होगा तो टेक एंड पे यानी कि जो जितनी बिजली लेंगे उतना ही पे करेंगे। और नेपरा ने जो फिर इसके बाद प्रोविंशियल टैरिफ को जो उसके ऊपर एक्सेप्ट किया है, उसमें कोई इनकी रिजर्वेशन है जिसपे इन्होंने आगे रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है। तो इसका मतलब अभी तक मसला हल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो ऑडिटर्स हैं उनके मुताबिक ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि कंपनी को जो है अभी उन्होंने के कहा हो कि बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में क्या कहते हैं, देखते हैं जी। जनाब साहिब 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक रिव्यू ही कर रहे हैं यार। तौबा यार। वैसे ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स यानी कि नया एक्सपेंशन का भी सोच रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग को भी इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं। आगे 12 लिखा है कि सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर असेस कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि यही बातें तो वो साल पहले भी कर रहे थे और कोई ख़ास बात नहीं है। ये चीन का ट्रेंड देखते हैं। तो ट्रेंड अगर देखें तो टर्नओवर 22 तक तो बहुत बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ही रहा, लेकिन 23 में फिर क्योंकि हुआ ही नहीं तो मामला फारी ही रहा। एसेट्स भी इनके कम हो रहे हैं क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो रहे होंगे और नए उन्होंने परचेज नहीं किए होंगे। डिविडेंड्स तकरीबन उन्होंने स्टेबल कंटिन्यू रखे हुए हैं, हालांकि इससे ज़्यादा बहुत दे सकते हैं, फिर भी नहीं दिए। उसके बाद ईपीएस काफ़ी कम हो गई है और आगे भी कोई पता नहीं कैसी होती है। देखें जैसे आउटपुट ख़त्म ही हो रहा है इनका। ये कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, तो इसमें जनरल पब्लिक जो है ये तकरीबन 32% आ रही है। बाकी जो ज़्यादा मेजर है वो बैंक्स हैं और एसोसिएटेड कंपनीज हैं इनकी। फ्री फ्लोट भी देख लेते हैं। फ्री फ्लोट इनका 51% है। अब है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनकी बैलेंस शीट। इनकी बैलेंस शीट ठीक है। इक्विटी आ गई। उसके बाद इनके पेड अप कैपिटल 8.8 बिलियन है। कैपिटल रिजर्व थोड़े से हैं। रेवेन्यू रिजर्व 56.8 बिलियन। तो जो इक्विटी है इसकी इसकी पर शेयर वैल्यू बनती है 75 रुपीज़।
यानी कि इसकी बुक वैल्यू 75 है। यानी कि आज अगर ये कंपनी बिक जाती है, काम ख़त्म कर देती है, तो शेयर होल्डर्स के लिए इनके पास 75 रुपीज़ होंगे। ये और बात है कि वो शेयर होल्डर्स को मिलते मिलते टाइम लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप इसको इस एंगल से सोचें कि अगर ये कंपनी 2026, क्योंकि बहुत बड़े नुकसान तो नहीं करेंगे, सारी बात है, 2026 में अगर ये कंपनी बंद हो जाती है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद, 4 साल बाद इनको ये पैसे शेयर होल्डर्स को देने ही देने हैं। तो लॉन्ग टर्म में उस हिसाब से तो इस रेट पे ये कंपनी जो है कोई मतलब नुकसान का सौदा नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा है, इसलिए कहना मुश्किल है कि शेयर कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे आएगा। तो अब अगर वैसे देखते हैं कि इसका आगे देखते हैं कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इसकी क्या है, को खास नहीं है, डेफर्ड टैक्सेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, छोटा मोटा। करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो बेसिकली ये जो लोन लिया हुआ है शॉर्ट टर्म वही है, और कुछ ट्रेड पेबल्स हैं, कोई चल रहे होंगे 10 बिलियन के। तो टोटल इनकी करंट लाइबिलिटीज हैं जी 32। अब अगर एसेट्स को देख लें तो जो करंट नॉन करंट एसेट्स हैं, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह, ये वो तो सिर्फ 3 बिलियन के हैं। लेकिन ये देखें इनका जो मैसिव जो एसेट्स हैं वो कितने हैं। वो है जी स्टॉक इन ट्रेड है ये, और स्टोर्स वगैरह, यानी कि तेल और एसोसिएटेड जो इनकी, सॉरी, बिजली और एसोसिएटेड जो भी इनकी जो चीज़ें होंगी जिनसे बिजली बनाते हैं, ये वो प्रॉबेबली हो। तो ये है जी तकरीबन 15 मिलियन का, जो कि ऑफ कोर्स ज़ाया नहीं होगा, अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया तो बिक जाएगा। ट्रेड डेट्स होंगे जी, ये बिजनेस के, हाँ ये वही है, हुकूमत वाले हैं ना, हुकूमत वाले, तो ये हुकूमत ने आज और कल में तो उनको देने ही देने हैं। ये कम हो गए हैं पिछले साल से, लेकिन वही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्यों कम हुए हैं। जो इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू है, ये बेसिकली है जो आपकी वो है, आपकी क्या कहते हैं, जो इन्होंने जो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में की हुई है, जहां से इनको इनकम आ रही है। यानी कि ये खुला पैसा है इनके पास ना, ये वो पैसा है जो ये आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है जी कुछ और लोन एडवांसेस एम्प्लॉयज़ के होंगे 4.7 बिलियन, फिर कैश इनके पास 2 बिलियन। अब अगर एक मिनट को मान लें कि इनके जो है ना, जो नॉन करंट एसेट्स हैं, सपोज करें कि वो ज़ाया हो जाते हैं 3 बिलियन, उससे कुछ पैसा इनको नहीं मिलता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इनके करंट एसेट्स हैं, ये सारे के सारे वो पैसे हैं जो इनको मिले ही मिले, ठीक है। तो 98 बिलियन में से अगर ये जो हमने करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इन दोनों को अगर निकालते हैं, ठीक है, 98 में से 36 निकालें, ठीक है, 98 में से 36 निकालें तो 62 बनते हैं। मतलब ये 70 रुपए का तो इनके पास, आप यही समझ लें कि ये 70 रुपए इनके पास पड़े हैं हाथ में, 70 रुपए पर शेयर, जो कहीं नहीं जाने वाले। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब में कि ये कंपनी बंद हो जाती है, इसका बिजनेस खत्म हो जाता है, ये जो है अपने 3 साल तक बैठ के सैलरियां खाते रहते हैं, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट इनकम आएगी ना, उससे उनकी सैलरियां निकल जाएंगी। तो ये जो पैसे हैं 70-75 रुपए, ये तो अल्टीमेटली उन्होंने शेयर होल्डर्स को ही देने हैं। इसका मतलब ये है कि 3 साल तक अगर ये कंपनी बंद रहती है, ठीक है, कोई काम नहीं होता, फिर भी ये हर साल 8-8 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। वो 70 में से कम ही होंगे ना, वो 8-8 रुपए का डिविडेंड 3 साल में दिया, जो कि पहले इनका 8-8 तक देते आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा 46 रुपए बचे गए। यानी कि 8-8, 3 दफा 8 दे देंगे, तो फिर ये शेयर आपका अगर आज आपने खरीदा तो फ्री हो जाएगा 3 साल में, उसके बाद भी 40-45 रुपए बचेंगे इस शेयर में। लेकिन सिर्फ जो है ना, बात यह है कि जो आपके और हमारे जैसे शेयर होल्डर्स हैं उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। बात यह है कि सिर्फ इनको एजीएम में जाके, इनके कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में जाके शेयर होल्डर्स को सबको मिल के इनको ये एहसास दिलाना है कि भाई या तो आप हमारे सामने अपना हुकूमत पे ना रहें, ठीक है, हुकूमत तो जब अप्रूव करेगी टैरिफ तो करेगी, आप अपना हमें प्लान बताएं
कि या तो आप हमें प्लान दें कि आप इस कंपनी को क्या डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्या इसकी ग्रोथ है, और या फिर आप हमें ये प्लान दें कि अगर हुकूमत आपसे बिजली लेना बंद कर देती है तो आप किस तरीके से इसको वाइंड अप करेंगे। सिंपल दो बातें। लेकिन ये किसी एक शेयर होल्डर से नहीं हो सकता। या तो शेयर होल्डर कोई कमेटी बनाए जो इस चीज़ को एड्रेस करे। हमें नहीं पता कि एससीसीपी को कंप्लेंट करके हो सकता है या क्या किस तरीके से होगा। लेकिन ये बेसिकली शेयर होल्डर्स बार बार या अगर अलग इकट्ठे नहीं भी होते तो जो भी शेयर होल्डर इनकी एजीएम में शामिल हो, जो भी शेयर होल्डर इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में शामिल हो, उनसे पूछे भाई आप इतने पैसों का क्या कर रहे हैं, या तो आप हमें ग्रोथ प्लान दें वरना ये सारे शेयर होल्डर्स में बांटें। ये कोई तुक नहीं है कि 70 रुपये रख के बैठे हुए हैं, कंपनी के आगे कुछ पता नहीं चल रहा कि करना क्या है, बस सिर्फ इसलिए वो कंपनी को जो है ना इस तरह चला रहे हैं ताकि उन लोगों की सबकी नौकरियां लगी रहें। जाहिर बात है हर एक का दिल होता है कि हम नौकरी ना उनकी ख़त्म हो, लेकिन फिर भी एज अ शेयर होल्डर तो हमारे ज़िम्मे तो नहीं है कि उनकी हम नौकरियों की खातिर हम अपनी कुर्बानी दें, जो भी शेयर होल्डर्स हैं। और खसूसन इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने लेके रखा हुआ है। चलो हम जैसे तो कभी कभी आनियाँ जानियाँ भी करते रहते हैं ना, लेकिन बहुत सारे इसके लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स हैं, तो ये असल में उनकी जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने कोई 10-10 20-20 साल से कैपको का शेयर लेके रखा हुआ और उसको कुछ नहीं कर रहे, कि वो इनसे पूछें भाई क्या करना चाहते हो तुम, कौन लोग हो तुसी। अच्छा जी, अब प्रॉफिट एंड लॉस को तो डिस्कस करने की कोई खास जरूरत नहीं है, कि समरी में हमने पहले उनकी डिस्कस कर लिया कि बेसिकली काम नहीं चल रहा तो लॉस है, ये खर्चे इनके हो रहे हैं। देखें 15 से 16 बिलियन की इनकी इनकम है, ठीक है, और जो है वो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे खर्चे सारे और फाइनेंस कॉस्ट जो इन्होंने लोन लिए शॉर्ट टर्म वो भी सारा उसी में से निकल रहा है, और टैक्स भी सारा उसी में से निकल रहा है। तो वही बात है कि जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, वो इसके खर्चे तो पूरे करता रहेगा, और वो जो शेयर होल्डर के पैसे हैं वो ज़ाया तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो इन्हीं के पास पड़े रहेंगे। तो वो इनसे या तो इनको कोई ग्रोथ प्लान देना चाहिए या फिर शेयर होल्डर्स में पैसे बांट देने चाहिए। तकरीबन हर जो आपकी कंपनी है, ये जो है आईपीपी जो हैं, जब हुकूमत ने इनको पैसे दिए सब ने अपने शेयर होल्डर्स को, तकरीबन सब ने अपने शेयर होल्डर्स को बड़े बड़े डिविडेंड्स दिए। आपको पता है कि वो एलपीएल पीकेजीपी ने अब दिया, पिछले साल एनसीपीएल ने दिया था, एनपीएल आहिस्ता आहिस्ता करके दे रहे हैं, एसपीडब्ल्यूएल ने बहुत पैसे दिए, ईपीक्यूएल ने बहुत पैसे दिए, कोहिनूर एनर्जी ने बहुत पैसे दिए, आल्टन एनर्जी ने बहुत पैसे दिए, हब ने भी दे दिए। बस एक नहीं दिए, जो फालतू पैसे हैं वो इन्होंने नहीं दिए। कैश फ्लो तो सामने है, जब पैसा इतना है तो फिर कैश फ्लो का तो मसला ही कोई नहीं है उनको। अब सिर्फ एक दफ़ा ये देख लेते हैं क्विकली कि जो इनके जो नोट्स हैं, जो डिटेल्स हैं आपकी फाइनेंशियल्स की, उसमें कहीं पे कोई इम्पोर्टेंट बात तो नहीं जो हम वहाँ पे नहीं देख समझ सके। ये देखें जी, जो इसकी एसोसिएटेड कंपनीज के पास शेयर्स हैं असल में ये वापडा के पास हैं, और एक कैपको का कोई एम्प्लॉयज फंड है असल में। तो पॉइंट ये है, मसला ये है सारा, ये जो वापडा है, क्योंकि इसके पास इसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, इसका मतलब ये है कि इसके सारे जो डिसीजन मेकिंग है वो वापडा की तरफ से एड्रेस होती है। और वापडा फिर आप अब समझ आ रही है ना कि ये क्यों पैसे नहीं दे रहे लोगों को, और क्यों उसके ऊपर जो है ना वो एक बैठे हुए हैं इस तरह बन के, जैसे कि बस वो समझ आ गई। अब शेयर होल्डिंग से समझ आ गई कि क्यों ऐसा हिसाब किताब है इनका। ये है बेसिकली वो 51 मिलियन की बिलियन की इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड और जीओपी इजारा सुकूक। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आता है जी लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। इसमें वही बातें जो हम डायरेक्टर रिपोर्ट में इनके एग्रीमेंट पे हम एग्रीमेंट के बारे में कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने, द पेंडिंग रिन्यूअल एक्सटेंशन ऑफ पीपी इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न and therefore it may be unable to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको अपने एसेट्स अदा नहीं कर सकेंगे और जो है लाइबिलिटी एसेट्स
रियलाइज नहीं कर सकेंगे और लाइबिलिटीज अदा नहीं कर सकेंगे। असल में अगर कंपनी बंद हो रही हो फॉर एग्जांपल, तो फिर उसका एक लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है, उसकी वाइंडिंग अप होती है, जिसमें फिर वो आर्बिट्रेटर्स कुछ अपॉइंट होते हैं जो आके फिर इस कंपनी को हैंडल करते हैं। मतलब जाहिर बात है, वो अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो वो ऐसा काम नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। तो ये आपको मद्देनजर जरूर रखना है कि उसमें टाइम लग सकता है, और खसूसन इसमें जो गवर्नमेंट की एंटिटीज इन्वॉल्व हैं जैसे वापडा, तो वो लंबा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल लंबा हो जब भी हो, वो पैसे कभी ना कभी तो मिलेंगे। हमारी नॉलेज में कोई है नहीं कि किसी कंपनी के साथ ऐसा हुआ हो वाइंडिंग अप और इस तरह बाद में शेयर होल्डर्स को पैसे मिले हों। आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं कि क्या कभी किसी कंपनी के साथ ऐसा हुआ है, और हुआ है तो उसमें कहीं बहुत कोई 10-15 साल तो नहीं लगे। तो इस बारे में हमारा कोई तजुर्बा नहीं है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, company has sufficient liquidity and reserves to meet the operational expenditures and discharge its liabilities for the foreseeable future even at zero load factor। यानी कि कोई काम नहीं मिला फिर भी ये अपने खर्चे पूरे कर लेंगे, लेकिन बस शेयर होल्डर्स को नहीं पैसे देने। मतलब अगर आप उनसे आज बात करेंगे ना, तो वो कहेंगे भाई हम तो आपको 8-8 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनको इससे कहीं ज्यादा देना चाहिए। पॉइंट ये है। अब हम आपको ना एक चीज इसमें दिखाते हैं, जैसे इनका अगर हिस्ट्री देखें तो इनकी हिस्ट्री का जो पे आउट है वो तकरीबन इसी तरह ना, ये 8 रुपए का डिविडेंड, फिर 8 रुपए का डिविडेंड 22 में, फिर 21 में भी 8 रुपए का डिविडेंड, लेकिन 20 में जो है, बल्कि 21 में 10 रुपए का डिविडेंड था, लेकिन 20 में 1.5 रुपए का डिविडेंड था, और उससे पहले फिर 5-6 रुपए का हो गया क्या। तो देखें 20 जो है ना, असल में ये साल प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक फॉर शेयर कि शेयर होल्डर्स के साथ जो ज्यादती की है इन्होंने। अब फाइनेंशियल्स देखें, 20 में इनकी 26 रुपए की ईपीएस थी, ठीक है। 21 में 11 में से 10 रुपए दे दिए, 22 में 11 में से 8 रुपए दे दिए, 23 में 4 4.5 उसमें 8 रुपए दे दिए, पुराने 4 दे दिए। लेकिन ये जो 26 रुपए हैं, इसके अगेंस्ट इन्होंने सिर्फ 1.5 रुपया दिया था, या अगर इस साल के 4 रुपए भी मिला लें तो चले 5.5 रुपए दिए थे। और ये वो पैसे हैं जो बाद में हुकूमत ने उस टाइम पे नहीं दिए थे, पर बाद में दिए, और इन्होंने शेयर होल्डर्स में वो बिल्कुल नहीं बांटे, और इनका रिजर्व इतना ज्यादा बैठ गया। तो अब देखें, बीइंग अ शेयर होल्डर कोई मसला नहीं है कि अगर इनके पास कोई प्लान है कि उस पैसे से इन्होंने कंपनी की ग्रोथ करनी है, कोई मसला नहीं है। ना ये ग्रोथ कर रहे हैं, ना इनका जो है हुकूमत के साथ सिस्टम को सेट हो रहा है जो इतना डिले हो गया। इसका मतलब ये है, हमें बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत इज नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू जो है गेटिंग पावर फ्रॉम देम। अगर इंटरेस्टेड होती तो अब तक ये इनका टैरिफ अप्रूव हमें लगता है हो गया होता, और अभी भी जो आगे होगा हमें कोई फेवरेबल टर्म्स नहीं नजर आ रहे। तो हमें ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इन पर से हाथ उठा लिए हुए हैं। अगर शेयर होल्डर्स की वाकई में इनको कोई परवाह है, अब शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं ना, अगर ओनर्स की इनको वाकई कोई परवाह है, ठीक है, तो इनको जल्द से जल्द या तो अपना कोई ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन प्लान लेके आना है, या फिर उनको ये पैसे शेयर होल्डर्स में बांट देने चाहिए। दिस इज द ओनली टू लेजिटिमेट ऑप्शंस, लेकिन ये कोई भी नहीं कर रहे। तो दिस इज जो है ना द प्रॉब्लम। बहरहाल वही बात है कि लॉन्ग टर्म में इसमें जो बैठेगा वो लॉन्ग टर्म में नुकसान में नहीं आएगा। तो उस हिसाब से आप देख लें कि इसमें आप इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन बात वही है कि एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, मतलब डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। कोई 5 से लेके 20% की रेंज का पोर्टफोलियो इसमें आप रख सकते हैं, सारे पैसे एक जगह पे नहीं लगाने। और वो 5 से 20% में कितना आप करना चाहते हैं ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन इसमें लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बता दिया है कि क्यों शेयर होल्डर्स को नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ज्यादा हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स। कभी या तो अगर कोई बहुत जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन प्लान अगर उन्होंने पेश कर दिया तो उसके बाद इस स्टॉक में रैली बनेगी, और या उनका अगर ज़मीर जाग गया और शेयर होल्डर्स को उन्होंने पैसे दे दिए तो वहां से भी बेनिफिट, एक्स्ट्रा पैसे। ये 8 रुपए की बात नहीं कर रहे, ये तो उनको देने ही चाहिए, ना दिए तो फिर तो छितर बनते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा जैसे बाकी आईपीपीज ने दिया, किसी भी दिन जैसे निषाद ग्रुप वालों का एकदम याद आता है कि आज हम एलपीएल में 15 रुपए दे दें,
तो किसी भी दिन अगर इनका ज़मीर जाग गया तो ऐसा कर भी सकते हैं। बहरहाल हम इसको थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे इस वक्त, और फिर मे भी इसको थोड़ा सा सिचुएशन को देखें, जब हमें लगे कि इसमें जो है कोई मूव बन रही है या इसका कोई ग्रोथ प्लान आ गया है या कोई इसमें हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे कोई स्टेटमेंट आई है कि वो इनका एग्रीमेंट को रिन्यू कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इनसे बिजली लेना चाहते हैं, तो फिर हम इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं। हमने एक टाइम पे इसमें काफ़ी ज़्यादा रखी थी, लेकिन फिर हमने उसको कम कर लिया। तो ये था जी इसका एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप वहाँ से खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।